नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर और नए कलेवर को लेकर नया सवेरा के इस बेहद खास अंक में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरी सहयोगी भावना। सुप्रभात। सुप्रभात आंचल, धन्यवाद आपका। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। सुप्रभात, नमस्कार। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, प्रमुख खबरें जिन पर हमारी नजर होगी। वो है आज लोकतंत्र का महापर्व चुनाव में, विधानसभा चुनावों में मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर मतदान हो रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण में 70 सीटों पर मतदान जारी है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के दूसरे संस्करण का उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। साथ ही खबरें होंगी देश से, अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, खेल से जुड़ी हुई, कारोबार से जुड़ी हुई और फिल्म जगत से जुड़ी हुई। लेकिन शुरुआत सबसे पहले सुबह की सुर्खियों के साथ। मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर मतदान जारी। नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ, नरोत्तम मिश्रा, प्रहलाद पटेल समेत कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। पीएम मोदी ने की युवाओं से अधिक मतदान करने की अपील। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 70 सीटों पर भी वोटिंग शुरू। चुनावी मैदान में 958 उम्मीदवार। 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। प्रधानमंत्री ने हर वोट को लोकतंत्र के लिए बताया बहुमूल्य। तेलंगाना और राजस्थान में चुनाव प्रचार चरम पर। कांग्रेस पार्टी हैदराबाद में घोषणा पत्र करेगी जारी। वहीं राजस्थान के अजमेर में अमित शाह करेंगे चुनावी जनसभाएं और रोड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र की करेंगे अध्यक्षता। भारत की G20 अध्यक्षता में हासिल किए गए महत्वपूर्ण परिणामों को साझा करने पर होगा फोकस। वाराणसी कोर्ट में आज एएसआई सौंपेगा ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की रिपोर्ट। अदालत ने एएसआई को परिसर का सर्वेक्षण करने का दिया था आदेश। मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजू का शपथ ग्रहण समारोह आज। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। इजरायल की सेना ने अल शिफा अस्पताल के पास सुरंग मिलने का किया दावा। अस्पताल परिसर के निकट एक महिला बंधक के शव मिलने का भी किया दावा। हमास ने खबरों को बताया झूठ। खेल की खबरों में, ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में 8वीं बार बनाई जगह। रोमांचक सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को दी 3 विकेट से मात। रविवार को फाइनल में भारत से होगी भिड़ंत। तो नया सवेरा में सबसे पहले बात करते हैं चुनावी राज्यों की। खबरें देखेंगे जनादेश से जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर मतदान जारी है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। बालाघाट जिले के बेहर, लांजी और परसवाड़ा विधानसभा सीटों और मंडला और ढिंडौरी जिले के कुछ मतदान केंद्रों पर दोपहर 3 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे। 252 महिलाओं समेत कुल 2533 उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य की हॉट सीट की बात करें तो बुधनी से शिवराज सिंह चौहान, छिंदवाड़ा से कमलनाथ, दिमनी से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, दतिया से नरोत्तम मिश्रा समेत कई दिग्गज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की 700 कंपनियों के साथ साथ राज्य के 2 लाख पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। मध्य प्रदेश में पहली बार युवा भी जो है उसमें 371 मतदान केंद्र संभालने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। वहीं महिलाओं द्वारा संचालित 5160 पिंक बूथ और दिव्यांगों द्वारा संचालित 183 मतदान केंद्र भी हैं। इसके अलावा 3000 आदर्श मतदान केंद्र, 60 पर्यावरण अनुकूल यानी ग्रीन मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर मतदान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है। सोशल मीडिया मंच एक्स पर प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया है कि राज्य के हर क्षेत्र में मतदाता पूरी गर्मजोशी से मतदान करेंगे और लोकतंत्र के इस महापर्व की रौनक बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री ने चुनाव में पहली बार वोट देने वाले राज्य के सभी युवाओं को विशेष शुभकामनाएं दी हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में अपने मत का प्रयोग किया है और अपने मत अधिकार का प्रयोग करते हुए उन्होंने वहां वोट डाला है। वहीं मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर मतदान जारी है, जहां मतदाता अपना मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना प्रयोग कर रहे हैं और उनमें खूब गर्मजोशी दिखाई दे रही है। हम अपनी सरकार चुनते हैं और जैसा कि अपने संविधान में लिखा है कि सरकार खुद नहीं चुनती है, सरकार हम इंडिया के लोग चुनते हैं। तो मतदान तो सबसे पहला करना ही चाहिए। कल से हम लोग तैयार थे कि सुबह पहला वोट हम लोगों को ही डालना, और किस्मत से हम लोग को मिल गया मौका तो अपने अधिकार का प्रयोग करने का। प्रजातंत्र के महापर्व में मैंने अपना योगदान दिया और मैं सबसे निवेदन करता हूं कि सबसे पहले वोट डालिए। प्रजातंत्र में वोट डालना धर्म है और मैंने अपने उस मताधिकार, उस धर्म का पालन किया है। ये बात जरूर ध्यान में रखें कि वोट देना हमारे एक नागरिक का अधिकार है और कर्तव्य भी है। दोनों ही बातें हमको ध्यान में रखनी चाहिए, वोट जरूर देना चाहिए। बहुत एक अनिवार्य सा काम है और ये मतलब हमारा कर्तव्य है और नागरिक सिटीजन ऑफ इंडिया हम लोगों को डेमोक्रेसी के अंतर्गत ये अधिकार मिला हुआ है, तो इसका पूरा उपयोग करना चाहिए और समय पर कर लेना चाहिए। और चुनावी अपडेट्स देने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़े हुए हैं। ग्वालियर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ नीरज सिंह और भोपाल से जुड़े हैं अजीत, वहीं जबलपुर से आशीष सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों को ही सुप्रभात। सबसे पहले नीरज, आपके पास आना चाहेंगे। लोकतंत्र के इस महापर्व में जहां आप खड़े हैं, किस तरह से मतदाता बढ़ चढ़कर घरों से निकल रहे हैं और अपने मत अधिकार का उपयोग कर रहे हैं? देखिए आंचल, बिल्कुल, क्योंकि आज लोकतंत्र का महापर्व है और निश्चित तौर पर आज जो जनता अपने घरों से निकलकर अपने मत का प्रयोग करेगी, अपने लिए सरकार चुनेगी, वो सरकार चुनेगी जो आने वाले 5 साल में जनता के लिए कार्य करेगी। जो लोग हैं वो निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है आंचल कि इस बार जो चुनाव आयोग है उसने इस तरह के इंतजाम किए हैं कि कोई भी मतदाता अगर मतदान केंद्र पर पहुंच रहा है तो उसे किसी तरह की परेशानी ना हो। आप देखें कि मैं जिस मतदान केंद्र पर हूं वहां पर आप देखें कि प्रॉपर चेयर की व्यवस्था यहां पर मौजूद है, पीने के पानी की व्यवस्था यहाँ मौजूद है और पूरे मतदान केंद्र को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, जैसे कि किसी शादी के मंडप में जब आप जाते हैं तो जो मतदाता हैं जब अपने मत का प्रयोग करने के लिए आए उन्हें लंबी लंबी लाइनों में ना लगना पड़े, उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। यही कारण है कि मतदान केंद्रों की संख्या है उसमें भी इजाफा किया है, क्योंकि पहले संख्या कम होती थी जिसके कारण जो लोग हैं उनको कई घंटे इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब जो चुनाव आयोग है उसने इस तरह के इंतजाम किए हैं कि आसानी से जो मतदाता हैं वो अपने मत का प्रयोग कर पाए, उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। 230 विधानसभा क्षेत्रों से जो जानकारियां निकल कर आई हैं, सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। 1 घंटा हो गया है मतदान को हुए और कहीं से भी कोई ऐसी खबर नहीं आई है कि कहीं गड़बड़ी या किसी तरह की कोई परेशानी लोगों को। दूसरी सबसे बड़ी बात है, आप देखें कि जिस तरीके के सुरक्षा के इंतजाम किए, 97 के करीब मतदान केंद्र है जो जहां पर वोटिंग 3 बजे ही खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके बाद अगर पूरे आप मध्य प्रदेश में देखें तो इंतजाम सुरक्षा के, चुनाव आयोग के इस तरह के हैं ताकि मतदाता को किसी तरह की परेशानी ना हो। चल बिल्कुल नीरज,
साथ ही हमारे साथ जबलपुर से जुड़ रहे हैं आशीष। जबलपुर में किस तरीके के हालात हैं, और साथ में भोपाल से अजीत भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं अजीत के पास आना चाहूँगी भोपाल से। अजीत, अगर हम भोपाल के हालात देखें, क्योंकि हमने ग्वालियर से देखा, वहाँ तो शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से अभी मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं लोग। भोपाल में किस तरीके के हालात हैं? प्रधानमंत्री ने भी अपील की है कि युवा बढ़ चढ़ कर आगे आएँ। आंचल, देखिए राजधानी भोपाल के जो 7 विधानसभा सीटें हैं उन पर भी मतदान शुरू हो गया है सुबह 7 बजे से, और उसके करीब 90 मिनट पहले यानी कि 5:30 बजे करीब मॉक पोल यहाँ पर हुआ, और उसके बाद से लगातार मतदान जारी है। ठंड का समय है और सुबह सुबह जो लोग मॉर्निंग वॉक करने निकलते हैं, टहलने निकलते हैं, वो लोग बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए पहुँच रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि उसमें बुजुर्गों की संख्या बहुत ज़्यादा है उसमें, और ख़ासतौर पर ऐसे लोग जो कि चल फिर भी नहीं पा रहे हैं, ऐसे लोग जो है मतदान करने के लिए पहुँच रहे हैं। और तमाम व्यवस्थाएँ की गई है मतदान केंद्रों में। यहाँ पर पिंक बूथ बनाए गए हैं जो जिसमें कि सिर्फ महिलाएं ही वहां पर पूरा कार्यभार संभाल रही है, साथ ही महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इसके अलावा ग्रीन बूथ भी बनाए गए हैं। साथ ही जो मतदान केंद्र वहां पर, जैसा बताया कि तमाम व्यवस्थाएं जो है की गई हैं, बेसिक नीड्स वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था है, व्हीलचेयर की व्यवस्था है, और वहां पर तमाम व्यवस्थाएं वहां पर की गई है कि इससे किसी भी मतदाता को कोई भी परेशानी ना हो। चुनाव आयोग ने भी स्पष्ट किया है कि अगर वोटर ID कार्ड नहीं है, उसके अलावा भी 12 तरीके के पहचान पत्र हैं, उनको दिखाकर वोट कर सकते हैं लोग। गलतफहमी में ना रहें, अगर किसी पर वोटर ID नहीं है तो भी वो वोट कर सकता है, लेकिन उसका वोटर सूची में या वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है। और देखिए इसी तरीके से सुबह से ही हम उत्साह देख रहे हैं, खासतौर पे जो बुजुर्ग लोग हैं वो बड़ी संख्या में सुबह से पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। और 7 विधानसभा सीटों में करीब 1 घंटा हो चुका है, और करीब हम कह सकते हैं कि करीब 15% मतदान जो है अब तक हो चुका है पिछले 1 घंटे में। और आगे जो जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तो और लोग जो है आएंगे मतदान करने के लिए, और करीब 11 घंटे तक मतदान जो है चलेगा, सुबह 7 से लेकर शाम को 6 बजे तक। और लोकतंत्र के इस महापर्व को मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए लोग काफ़ी उत्साहित हैं, लोग काफ़ी हम कह सकते हैं जोशो खरोश में हैं। और इसका जोशो खरोश जो है हम देख रहे हैं कि जो नया मतदाता है, युवा मतदाता है, उनमें भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार जो है मध्य प्रदेश में फर्स्ट टाइम वोटर जो है उनकी संख्या 22.5 लाख से ज्यादा है। तो एक बड़े वोटर जो है, फर्स्ट टाइम वोटर है मध्य प्रदेश में। और करीब 64,000 करीब जो मतदान केंद्र जो है पूरे प्रदेश में बनाए गए हैं। 5.5 करोड़ मतदाता है मध्य प्रदेश में, जिसमें कि महिला जो है वो 2 करोड़ 71 लाख है, और करीब जो पुरुष है 2 करोड़ 84 लाख के करीब है। तो ये पूरे देखिए बड़े संख्या है मतदाताओं की, बड़ी व्यवस्थाएं की गई है, बड़ा डिप्लॉयमेंट किया है प्रशासन ने, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। स्टेट पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज तैनात की गई हैं। जो भी रिमोट एरियाज हैं जहां पर की मतदान केंद्र है वहां पर खास व्यवस्था की गई है, वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेज डिप्लॉय की गई, जिसमें कि CRPF, BSF, तमाम जो अर्धसैनिक बल शामिल है। और कोशिश है कि वेबकास्टिंग के माध्यम से निगरानी की जा रही है। बिल्कुल, तो लोकतंत्र के इस रंग में गड़बड़ी ना हो, किसी तरह की समस्या ना हो, इसका पूरा इंतजाम किया है चुनाव आयोग ने। लोकतंत्र के इस रंग में किसी भी प्रकार का भंग ना हो और निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके, इसके लिए चुनाव आयोग ने बहुत बेहतरीन तैयारी की। हम जबलपुर से आशीष से भी अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। दादू, आपका तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से
पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आप सभी का स्वागत है और चुनावी अपडेट से जुड़ी हर खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि आज मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। साथ ही छत्तीसगढ़ की भी दूसरे चरण में 70 विधानसभा सीटों पर भी मतदान जारी है और हमारे संवाददाता लगातार हम तक चुनावी अपडेट पहुँचा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जबलपुर से आशीष सोनी। आशीष, जबलपुर में किस तरीके के हालात है, क्योंकि हमने देखा कि ग्वालियर और भोपाल में मतदाताओं में जो जोश है वो हाई दिख रहा है। अगर जबलपुर की बात करें तो हमने कुछ दिन पहले देखा था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ आए थे और रोड शो किया था और खूब प्रचार प्रसार किया था और ये चुनावी जो बिगुल है वो बजाने की कोशिश की थी। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में 18,71,320 मतदाताओं के लिए यहां निर्वाचन आयोग ने 2130 मतदान केंद्र बनाए हैं। इन 2130 मतदान केंद्रों में तकरीबन 500 के मतदान केंद्र जो हैं वो संवेदनशील घोषित किए हैं, 23 मतदान केंद्र अति संवेदनशील घोषित किए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। हम इस समय जबलपुर केंट विधानसभा में मौजूद हैं और यहां पर महिलाएं बड़ी संख्या में सुबह से आ रही हैं और मतदान कर रही हैं। बुजुर्ग मतदाता भी यहां पहुंच रहे हैं। जबलपुर में 8 विधानसभा सीटें हैं जिनके लिए मतदान होना है। जबलपुर पूर्व, जबलपुर पश्चिम, जबलपुर उत्तर, जबलपुर केंट, पनागर, बरगी, सीहोर और पाटन, ये ऐसी 8 विधानसभा सीटें हैं जहां पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। सबसे खास बात निर्वाचन आयोग की इस बार रही है, जो क्यूआर कोड के तहत पर्ची दी गई है, उस पर्ची में मतदाता का नाम, उसके जो निर्वाचन नामावली में उसका नाम, क्रम संख्या, भाग संख्या लिखी है। इनके साथ 12 ऐसे वैकल्पिक दस्तावेज वोटर आईडी के अलावा भी मान्य किए गए हैं जिनके आधार पर मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकता है। लेकिन यहां पर मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। मतदाता सूची में नाम नहीं होने के कारण यहां पर 2 से 3 शिकायतें ऐसी आई है। जो महिलाएं जिनका नाम नहीं था वो संबंधित यहां पर मतदान कर्मी जो हैं उनसे सलाह मशवरा करके कर रही थी। लेकिन इनके बीच में जो नव मतदाता हैं वो बड़ी संख्या में सुबह से ही पहुंच रहे हैं। हालांकि सभी माकूल इंतजामात यहां पर किए हुए हैं। खास तौर पर जो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के द्वारा जो तैयारियां की गई है, जिसमें महिलाओं द्वारा प्रबंधन किए गए मतदान केंद्र जबलपुर में केंद्र क्रमांक 305 है। कतार रहित मतदान केंद्र है, यहां पर किसी को कतार में नहीं लगना पड़ेगा। इसके अलावा आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं, ग्रीन बूथ मतदान केंद्र बनाए गए हैं, दिव्यांगजन के लिए जो ऑपरेट कर रहे हैं वो मतदान केंद्र हैं। और इन सब के साथ जो 18 लाख से ज्यादा वोटर्स जबलपुर में हैं, इनमें पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या 52,041 है, जिनमें 27,902 पुरुष मतदाता हैं, 24,133 महिला मतदाता हैं। ये एक बड़ी संख्या, यहां पर 50,000 से ज्यादा वोटर्स हैं, नव मतदाता जो अपने मत का प्रयोग करेंगे। जी बिल्कुल, तो साफ तौर पर लोकतंत्र के इस महापर्व में एक वोट बहुत कुछ बदलने की ताकत रखता है और लोग बढ़ चढ़ कर घरों से निकलकर वोट करें, यही अपील लगातार की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका, साथ ही साथ आशीष आपका और अजीत आपका, इन तमाम चुनावी अपडेट्स को हमसे साझा करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर और बात करते हैं छत्तीसगढ़ की विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। दूसरे चरण में 70 सीटों पर चुनाव है। बिंद्रानवागढ़ विधानसभा सीट के 9 मतदान केंद्रों कामरबोधी, आमामोरा, ओड, बड़े गोबरा, गंवरगांव, गरीबा, नागेश, सहीबान छार और कोदोमाली में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। इस सीट के 9 मतदान केंद्रों पर दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। इस चरण में कुल 958 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, विपक्ष के नेता नारायण चंदेल और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह प्रमुख हैं। कुल 18,833 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 727 ऐसे बूथ हैं जहां महिला मतदान कर्मियों को तैनात किया गया है। राज्य में सुरक्षा के खासा इंतजाम किए गए हैं। चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे।
वहीं प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के मतदाताओं से मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में आज दूसरे और आखिरी दौर का मतदान है। सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर वोट लोकतंत्र के लिए बहुमूल्य है। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी चुनाव से जुड़ी लगातार हर अपडेट आप तक लाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और हमारे साथ छत्तीसगढ़ पर तमाम चुनावी अपडेट्स के साथ हाजिर है हमारे तमाम संवाददाता। रायपुर से हमारे साथ धीरज जुड़े हुए हैं, अंबिकापुर से सोमेश जुड़े हुए हैं, पाटन से अश्विनी मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों को ही सुप्रभात। और इन तीनों संवाददाताओं से हम जानेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो सीटें बची हुई हैं, दूसरे दौर का ये मतदान है, किस तरह से वहाँ पर चुनावी प्रक्रिया संपन्न की जा रही है। सबसे पहले हम चलना चाहेंगे पाटन, जहाँ पर अश्विनी मिश्र मौजूद हैं। अश्विनी, पाटन एक हाई प्रोफाइल सीट है, यहाँ पर किस तरह से जिस बूथ पर आप मौजूद हैं, लोग घरों से बाहर निकलकर इस निष्पक्ष और चुनावी प्रक्रिया में अपने मत अधिकार का उपयोग कर रहे हैं? अश्विनी। जी आंचल, जिस तरीके से आपने बताया, सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका है 70 सीटों पर दूसरे चरण के। केवल बिंद्रा नवागढ़ में 9 मतदान केंद्र, केवल मतदान केंद्रों की संख्या वो 9 है, जहां पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है। लगातार वहां पर मतदान जारी है और 3 बजे तक वहां पर चलेगा। अन्य सभी जगहों पर मतदान 5 बजे तक चलेगा। खुद तस्वीरें बयां करती है, मैं जब यहाँ पर पहुंचा उसके पहले ही 8 बजे मतदान प्रक्रिया शुरू होने के पहले ही बड़ी संख्या में लोगों का तांता इस मतदान केंद्र के बाहर गेट पर लगा हुआ था और अब बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अगर देखें तो ये यहाँ का दाऊ रामचंद्र साहू शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है पाटन का, और यहाँ पर 6 बूथ हैं टोटल। 6 बूथ में अगर हम देखें तो बड़ी संख्या में लोगों का सुबह 8 बजे से ही आना शुरू हो गया, बड़ी संख्या में लोग मतदान कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा अगर देखें तो जैसे जैसे अब समय गुजरेगा, हमने देखा कि फर्स्ट टाइम वोटर्स और महिलाओं में ज़बरदस्त उत्साह है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने संवैधानिक अधिकार का उपयोग कर रहे हैं और पाटन की स्थिति यह है कि सुचारू रूप से यहाँ सकुशल निष्पक्ष तरीके से भयमुक्त वातावरण में मतदान की प्रक्रिया जारी है। जी, साथ ही साथ हमारे साथ अंबिकापुर से सोमेश भी जुड़ रहे हैं। सोमेश, जहां हमने देखा मध्य प्रदेश में चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, जिस बूथ पर अभी आप मौजूद हैं सोमेश, वहां किस तरीके से अभी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, सुरक्षा के किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं? और हमने देखा कि इस बार पिंक बूथ भी बनाए गए हैं। जी, लोकतंत्र का महापर्व आज है और लोकतंत्र के इस महापर्व पर सभी लोग वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सरगुजा संभाग के अजब नगर पोलिंग बूथ में, जहां पर लोग सुबह से ही मतदान करने के लिए पहुंचे। हालांकि इस इलाके में ठंड है, इसके बावजूद भी लोग सुबह से यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। मैं आपको यहाँ की कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, किस तरह की यहाँ पर लंबी कतारें हैं। देखिए, तमाम लोग यहाँ पर सुबह से ही मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। युवा, बुजुर्ग, महिला जो पहली बार मतदान कर रहे हैं, भारी संख्या पे यहाँ पर भीड़ देखा जा सकता है। और यहाँ पर जबरदस्त लोग यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि लोगों के मन में किस तरह का उत्साह है मतदान करने के लिए। सुरक्षा के लिहाज से इस इलाके में चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ, पुलिस, तमाम पुलिसकर्मियों की यहाँ पर मौजूदगी है और लोग यहाँ पर सुबह से मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि लोग इसी तरह इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लें। रायपुर से हमारे साथ धीरज जुड़े हुए हैं। धीरज, आपके पोलिंग बूथ पर किस तरह से लोग भयमुक्त होकर इस लोकतंत्र की प्रक्रिया में अपने संवैधानिक अधिकार का उपयोग कर रहे हैं?
जी आंचल, जो छत्तीसगढ़ के 70 विधानसभा क्षेत्र के लिए सुबह से जो मतदान की प्रक्रिया जारी है, सुबह 8 बजे से मतदान यहाँ शुरू हुआ है। केवल 9 विधानसभा क्षेत्र, जो बिंद्रा नवागढ़ का 9 विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पे सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान का आदेश चुनाव आयोग की तरफ से आया है। बाकी जो विधानसभा क्षेत्र हैं, उन विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे शाम तक मतदान होगा। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 70 विधानसभा क्षेत्र में कुल 958 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं, जिसमें कि 827 पुरुष, 130 महिलाएं और एक जो प्रत्याशी हैं वो थर्ड जेंडर से हैं। मतदान चुनाव आयोग ने मतदान के लिए पूरी तैयारी कर ली है। कुल 18,883 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और आंचल, उसमें सबसे अहम बात यह है कि इन 18,833 मतदान केंद्रों में से 727 जो मतदान केंद्र हैं, जिसको संगवारी मतदान केंद्र कहा गया है, जिसका जिम्मा केवल और केवल महिलाओं के हाथ में है। और एक उससे भी जुड़ी और बड़ी खबर बता देता हूं कि उत्तर जो विधानसभा क्षेत्र है, रायपुर का उत्तर विधानसभा क्षेत्र में 201 मतदान केंद्र हैं। और उस 201 मतदान केंद्र पर पूरे उत्तर विधानसभा क्षेत्र में सारे बूथ की कमान जो है वो महिलाओं के जिम्मे है। कुल 804 मतदान अधिकारी, कर्मचारी और स्याही लगाने वाले जो लोग हैं, सुरक्षाकर्मी जो हैं, वो महिलाएं हैं। इसके अलावा अगर हम 70 विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 20 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां की 16 से अधिक उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। उसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से एक अलग व्यवस्था की गई है। 2161 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी उम्र 100 साल से अधिक है। इसके लिए भी मतदान चुनाव आयोग की तरफ से विशेष तैयारी। लगभग 71,427 जो मतदान हुए हैं वो डाक के जरिए जो लोग ड्यूटी में हैं उनके मतदान मंगाए गए हैं। और अभी मैं जिस मतदान केंद्र पर मौजूद हूँ, ये यहाँ का एक विद्यालय है उत्तर रायपुर का। और यहाँ पे सुबह 8 बजे से लोगों की कतारें, लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और ठीक बात, तो लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और जिस तरीके से आपने दिखाया धीरज, जिस तरीके से आपने दिखाया कि लंबी लंबी कतारें हैं और लोगों में गर्मजोशी है और लोग अपना मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों संवाददाताओं का। पाटन से अश्वनी जुड़े थे हमारे पास, अंबिकापुर से हमारे साथ सुमेश जुड़े थे और रायपुर से हमारे साथ धीरज जुड़े थे, जो हम तक छत्तीसगढ़ की हर चुनावी अपडेट आप तक लेकर आए थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। बिल्कुल, और यहाँ पर भी जो सियासी माहौल है वो पूरी तरह से गर्म है, क्योंकि जैसे जैसे मतदान के दिन करीब आ रहे हैं उसी तरह से अब राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ चुनावी प्रचार में जुटे हैं। और इसी कड़ी में आज केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह शाम अजमेर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। रोड शो का भी कार्यक्रम है। अमित शाह की पहली जनसभा शाम करीब 4 बजे अजमेर के विजयनगर में होगी। वहीं 5:15 बजे अजमेर के ही नसीराबाद में वो रैली करने वाले हैं। इसके बाद अजमेर में ही शाम 6:30 बजे रोड शो का भी कार्यक्रम है। और राजस्थान के बाद अब बात तेलंगाना की। तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज हैदराबाद में पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज चुनावी राज्य तेलंगाना में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे और पदयात्रा निकालेंगे। राहुल गांधी की पहली जनसभा पिनापाका में होगी। पिनापाका में वह नरसमपेट जाएंगे, जहां वह विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद वे वारंगल में पदयात्रा भी करेंगे और पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। अब रुक करते हैं चुनाव से इतर कुछ अन्य खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र का नेतृत्व करेंगे। भारत वर्चुअल प्रारूप में शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। उद्घाटन सत्र के बाद 4 समांतर मंत्री स्तरीय सत्र होने हैं। इनमें विदेश, शिक्षा, वित्त और पर्यावरण की जो मंत्री हैं उनके सत्र शामिल हैं। दोपहर में 4 और समांतर मंत्री स्तरीय सत्र आयोजित किए जाएंगे। नेताओं के उद्घाटन सत्र का विषय है एक साथ सबके विकास के लिए सबके विश्वास के साथ, और समापन नेताओं का सत्र का जो विषय है वो ग्लोबल साउथ एक भविष्य के लिए एक साथ है। शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता के दौरान विभिन्न G20 बैठकों में हासिल किए गए प्रमुख परिणामों को ग्लोबल साउथ के देशों के साथ साझा करने पर केंद्रित होगा।
और इसी समिट पर बात करने के लिए फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह। अमृत, सुप्रभात आपको। तो कूटनीति का एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय जुड़ेगा इस समिट के द्वारा। क्या प्रमुख एजेंडा रहेगा, खास तौर पर ग्लोबल साउथ की आवाज़ की अगुवाई कैसे करेगा भारत इस समिट के द्वारा? देखिए, भारत ये सेकंड ग्लोबल साउथ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट होल्ड कर रहा है। पिछली बार करीब 125 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। तब भारत के पास ब्रिक्स की अध्यक्षता भी थी। तब ऑब्जेक्टिव ये था अंचल के आप ग्लोबल साउथ की आवाज़ सुने और उनकी एस्पिरेशंस को अंडरस्टैंड करें और उसको कैसे फैक्टर इन करें कि G20 की अध्यक्षता थी, तो G20 के जो आउटकम है उसमें आप उसको फैक्टर इन कर सकें। इस बार प्रयास ये है कि आप ग्लोबल साउथ की जो आवाज़ है उसको फैक्टर इन करें, सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए जो इस वक्त के प्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस हैं। तो ये जो इस सेकंड ग्लोबल साउथ कॉन्फ्रेंस का मकसद है। जी, साथ ही अमृतपाल, G20 की अध्यक्षता में हमने देखा कि किस तरीके से भारत वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधि बनकर उभरा है। साथ ही वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की जो समस्याएं हैं या फिर जो वैश्विक चिंता है उनके लिए भारत एक आगे अग्रणी रूप में आगे बढ़ रहा है। आपने ब्रिक्स भी कवर किया था, साथ ही आपने ब्रिक्स भी कवर किया था अमृतपाल, और उसमें हमने देखा था कि कैसे ब्रिक्स में भी 5 देशों के से बढ़कर 11 देश बने। फिर G20 में भी अफ्रीकन संघ को लाया गया। तो इस तरीके से जिस तरीके से भारत वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के लिए काम कर रहा है, वो उसमें किस तरीके से लग रहा है आपको कि भारत ग्लोबल लीडर के तौर पर कहाँ उभर रहा है? देखिए, ग्लोबल लीडरशिप तो भारत की एक अलग बात है कि भारत का क्योंकि स्टैचर ग्रो कर रहा है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रही है, तो भारत का एक जनरल वर्चस्व बढ़ रहा है। पर भारत ये कर रहा है कि जो आवाज़ है ग्लोबल साउथ की, डेवलपिंग कंट्रीज की, उसको इकट्ठी करके एक इंक्लूसिव, रिप्रेजेंटेटिव एंड प्रोग्रेसिव वर्ल्ड ऑर्डर की को आवाज दे रहा है। और हाँ, आप ठीक कह रही हैं कि उस सेंस में भारत उसका नेतृत्व कर रहा है एक डेवलपिंग वर्ल्ड का, कि एक मोर इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेटिव वर्ल्ड ऑर्डर हो जो रिफ्लेक्ट करे एस्पिरेशंस, कंसर्न्स, और जो ग्लोबल एजेंडा हो वो सिर्फ वेस्ट या डेवलप्ड वर्ल्ड ना डिसाइड करे। जी बिल्कुल। तो भारत एक फैसिलिटेटर, एक मॉडरेटर और सॉल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में कैसे उभर कर लगातार ग्लोबल साउथ की आवाज़ के रूप में अग्रणी भूमिका निभाएगा, इस समिट के द्वारा हम जानेंगे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अमृत इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और बात करते हैं देवभूमि उत्तराखंड से जुड़ी हुई, जहाँ उत्तरकाशी में 40 मजदूरों को बाहर निकालने का काम जारी है। राहत और बचाव अभियान का आज 6ठा दिन है। सिलकियाया टनल के अंदर ऑगर मशीन ने 21 मीटर तक ड्रिलिंग कर दी है। टनल के अंदर फंसे मजदूरों तक जल्द पहुंचने की उम्मीद अब बढ़ गई है। वहीं टनल के अंदर ITBP और NDRF को मोर्चे पर तैनात किया गया है, क्योंकि सुरंग में फंसे 40 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन PMO की निगरानी में चल रहा है। अमेरिकी जैक एंड पुश अर्थ ऑगर मशीन से आज शुक्रवार सुबह 21 मीटर तक पाइप मलबे में डाले जा चुके हैं। यहाँ हाई पावर मशीन 1 घंटे में 5 से 6 मीटर तक ड्रिलिंग कर रही है, पर 1.5 घंटे में सिर्फ 3 मीटर ही पाइप मलबे में जा पा रहा है। पाइप वेल्डिंग और अलाइनमेंट सही करने में ज़्यादा समय लग रहा है, लेकिन अब 21 मीटर तक ड्रिलिंग होने के बाद टनल में फंसे मजदूरों तक पहुंचने की राह आसान हो गई है। और इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ OP यादव जुड़ गए हैं। OP, उम्मीद की किरण अब और ज़्यादा रोशन हो गई है। हम ये मान सकते हैं कि जिस तरह से ड्रिलिंग को और पुख्ता तरीके से किया जा रहा है, जल्द श्रमिक जो है वो अपने परिवारों से मिल पाएंगे। बोलो DD इंडिया पे चल रहा है, उसका आ रहा हूँ।
तो ओपी से हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। और जिस तरीके से हमने आंचल देखा कुछ दिनों में, प्रशासन ने जिस तरीके से काम किया है, सुरक्षा बलों ने जिस तरीके से काम किया, एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की टीमें हों, पाइप के जरिए, स्टील पाइप के जरिए लगातार काम जारी है। हालांकि भूस्खलन के मामले जो सामने आए हैं और जो गीली मिट्टी अंदर जा रही थी उससे रुकावटें ज़्यादा पैदा हुई। बिल्कुल, और इसी वजह से जो वहाँ पर अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने तमाम उन देशों की मदद ली, उनकी जो रेस्क्यू टीम्स हैं उनसे बात की, क्योंकि ऐसी कई समस्याएं, नॉर्वे की बात की जाए, थाईलैंड की बात की जाए, वहाँ पर भी इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं। और इसीलिए कैसे इन मशीन्स के जरिए कार्रवाई त्वरित तौर पे की जाएगी उससे काफ़ी मदद मिलती नजर आ रही है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द वो बाहर आएंगे। जैसे आपने कहा कि किरण की नज़र हमें दिख रही है कि जल्द ही आज कुछ समय बाद हमें ये खुशखबरी मिल सकती है कि 40 मजदूर जो 6 दिन से फंसे हुए हैं वो बाहर आ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम आज ज्ञानवापी परिसर में लगभग 3 महीने तक चले वैज्ञानिक सर्वे की रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट में सौंपेगी। ज्ञानवापी से जुड़े तथ्यों और घटनाक्रम वाले सर्वे रिपोर्ट पर सभी की नजर है। दिल्ली की राखी सिंह सहित 5 महिलाओं की श्रृंगार गौरी सहित अन्य विग्रहों के पूजा अधिकार की मांग वाली अर्जी पर जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराया है। हिंदू पक्ष की मांग पर अदालत ने परिसर के शेष हिस्सों की तथ्यों की सत्यता परखने के लिए बिना किसी क्षति पहुंचाए वैज्ञानिक तरीके से सर्वे का आदेश दिया था। अदालत ने 21 जुलाई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को परिसर के सर्वेक्षण का आदेश दिया था। खबर मालदीव से, जहां के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजू का आज शपथ ग्रहण समारोह होना है, जिसमें केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उद्घाटन समारोह में 40 देशों के गणमान्य व्यक्ति भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने निवर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह से मुलाकात की और पिछले कुछ वर्षों में विकसित हुए भारत मालदीव द्विपक्षीय संबंधों को गहराई से जानते हुए इसकी प्रगति पर प्रकाश डाला। डॉक्टर मोइजू ने हाल ही में सितंबर में हुए चुनावों में निवर्तमान राष्ट्रपति सालेह को हराया था। मालदीव के सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को चुनाव लड़ने से रोक दिए जाने के बाद PPM-PNC गठबंधन ने डॉक्टर मोइजू को नामित किया था। भ्रष्टाचार के आरोप में 11 साल की सजा काट रहे अब्दुल्ला यामीन ने 2013 से 2018 के बीच अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान चीन के साथ संबंध मजबूत किए थे। पूर्व राष्ट्रपति फिलहाल नजरबंद हैं। और अब बात छठ पूजा से जुड़ी हुई। लोक आस्था और सूर्योपासना का महापर्व छठ आज नहाए खाए के साथ शुरू हो जाएगा। छठ व्रतियां किसी भी नदी, तालाब या अन्य किसी भी जलाशय में स्नान कर इसकी शुरुआत करती है। इसके पहले घर की साफ सफाई कर ली जाती है। नहाए खाए के दिन अरवा चावल, चने की दाल और कद्दू की सब्जी का प्रसाद बनाया जाता है। यह प्रसाद लोगों के बीच वितरित भी किया जाता है और यहीं से छठ पर्व की शुरुआत होती है। छठ पर्व के दूसरे दिन को खरना के रूप में जाना जाता है, जबकि इसके अगले 2 दिनों तक भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाता है। आखिरी दिन व्रती पावन करेंगे। इसके साथ ही छठ का महापर्व समाप्त हो जाएगा। और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों से जुड़ी हुई। और समाचार पत्रों में कौन सी ऐसी मुख्य खबरें हैं जो आज प्रकाशित हुई हैं, उसको लेकर आई हैं डीडी न्यूज़ रूम से हमारी सहयोगी संध्या शर्मा। संध्या, सुप्रभात। आज कौन सी ऐसी खबरें हैं जो मुख्य तौर पर समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई हैं? सुप्रभात भावना और आंचल। आज के अखबारों की सुर्खियों की अगर हम बात करें तो आज मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है और छत्तीसगढ़ की दूसरे चरण की 70 सीटों के लिए भी आज मतदान हो रहा है, जिसकी ताज़ा तस्वीरें हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। तो आज इसी खबर को सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ लिया है, हेडलाइन के साथ लिया है। और आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश की जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दूसरी सूची आई थी तो वहाँ पर कई सारे अनुभवी सांसदों को और मंत्री
मंत्रियों को भी विधायक के तौर पर, उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा गया था। तो इसी खबर के साथ, हेडलाइन के साथ आज जनसत्ता अखबार ने लिखा है कि बघेल व शिवराज समेत कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। जी हाँ, आज ईवीएम के माध्यम से जो मतदाता हैं वो सभी की किस्मत आज ईवीएम में बंद करेंगे। अगली खबर की बात करें तो नवभारत टाइम्स ने रेलवे की जो योजना है उसको लेकर के खबर लिखी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल बताया कि सबको कंफर्म टिकट मिल सके, इसकी व्यवस्था 2027 तक की जा रही है। ये व्यवस्था हम उस पर काम कर रहे हैं ताकि लोगों को जो एक बड़ी आबादी है जो रेलवे के माध्यम से सफ़र करती है उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े और उन्हें आने वाले समय में कंफर्म टिकट मिल सके। अगली खबर की बात करें तो ये पंजाब केसरी अखबार ने अपने पहले पेज पर लिया और बताया है कि चंद्रयान 3 रॉकेट का जो हिस्सा है वो अंतरिक्ष से समुद्र में गिरा है और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि इसरो ने ये बात बताई है और इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि करीब 2:42 पर पृथ्वी के वायुमंडल में अनियंत्रित रूप से इसने पुनः प्रवेश किया और उत्तरी प्रशांत महासागर से ये टकराया। अगली खबर की बात करें तो राष्ट्रीय सहारा ने अपने मार्केट पेज पर लिया है और बताया है कि वर्ष 2025-26 तक 7.1% पर होगी जीडीपी की रफ्तार। ये प्रमुख रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने अनुमान जारी किया है और इस खबर को आज प्रमुखता के साथ राष्ट्रीय सहारा अखबार ने और साथ ही साथ अन्य प्रमुख अखबारों ने भी लिया है और बताया है कि जो वैश्विक अनिश्चितताओं का दौर है उसका प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर कम पड़ेगा। ये भी इस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है और बताया है कि कुल एडवांस के 3.5% का जो कर्ज फंसा हुआ है वो भी इसके माध्यम से वापस आएगा। तो ये है आज के अखबारों की प्रमुख सुर्खियां, हेडलाइंस। बहुत बहुत शुक्रिया संध्या, आप अखबारों के इस मोर्चे से समेट कर लाई हैं तमाम खबरें। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आप सभी का स्वागत है और अब वक्त है दुनिया भर की कुछ खास खबरें देखने का। इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष के बीच इजरायली सेना ने दावा किया कि उसे गाजा के अल शिफा अस्पताल में हमास आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल किया गया एक सुरंग शाफ्ट मिला। इजरायली सेना ने कहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे सुरंग के आसपास खुदाई की गई है। साथ ही इस जगह पर बुलडोजर भी दिखाई दिया है। वहीं हमास ने सभी खबरों को झूठा बताया है। इजरायली सेना ने गाजा के अल-शिफा अस्पताल के पास एक इजरायली महिला का शव बरामद करने का दावा किया। इस महिला को 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद बंधक बना लिया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क में भाग लिया। बाइडेन ने अपने संबोधन में कहा कि सभी 21 एपेक अर्थव्यवस्थाओं के साथ 3 घंटे की बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि क्षेत्र में अधिक विकास और अधिक अवसर कैसे पैदा किए जाएं। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग समूह की बैठक के दौरान इजराइल हमास संघर्ष विराम की मांग को लेकर सैन फ्रांसिस्को में जोरदार प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने सैन फ्रांसिस्को बे ब्रिज को बाधित कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका से इजराइल को सैन्य सहायता बंद करने का आह्वान किया। तो चलिए अब बात करते हैं कारोबार जगत की फटाफट अंदाज में। देश में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या अक्टूबर में सालाना आधार पर करीब 11% बढ़कर 1.26 करोड़ हो गई। अक्टूबर 2022 में घरेलू यात्रियों की संख्या 1.14 करोड़ थी, जबकि सितंबर 2023 में ये 1.22 करोड़ थी। केंद्रीय आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि 2014 के बाद से शहरी योजनाओं पर खर्च में काफी इजाफा हुआ है।
शहरी विकास में कुल निवेश 2004 और 2014 के बीच के 10 साल की अवधि की तुलना में 10 गुना बढ़कर 18 लाख करोड़ से अधिक हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में नरमी के बाद सरकार ने देश में उत्पादित कच्चे तेल और डीजल के निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर में कल कटौती की थी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के सैन फ्रांसिस्को चैप्टर द्वारा आयोजित चार्टिंग न्यू होराइजन्स CSS कैटलिस्ट इन द US इंडिया पार्टनरशिप कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच सहयोग बढ़ाने में चार्टर्ड अकाउंटेंट की भूमिका पर जोर दिया। और अब खबरें खेल जगत से। ऑस्ट्रेलिया ने ICC विश्व के फाइनल में स्थान बना लिया है। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 3 विकेट से हराने में सफलता पाई। फाइनल में रविवार को भारत से ऑस्ट्रेलिया का सामना होगा। दक्षिण अफ्रीका से जीत के लिए मिले 213 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 48वें ओवर में 7 विकेट खोकर हासिल किया। ट्रेविस हेड ने 7 रन की पारी खेली। पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 49 ओवर और 4 गेंद में 213 रन बनाकर आउट हो गई। दक्षिण अफ्रीका के लिए डेविड मिलर ने शतकीय पारी खेलते हुए 101 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टार्क और कमिंस ने 3-3 विकेट लिए। भारत दौरे पर आए इंग्लैंड ने फुटबॉल आइकन डेविड बेकहम के भारतीय कप्तान रोहित शर्मा से मुलाकात हुई है। इस दौरान रोहित ने बेकहम को 45 नंबर की टीम इंडिया की जर्सी गिफ्ट की। वहीं बेकहम ने उन्हें अपनी रियल मैड्रिड की 23 नंबर की टी-शर्ट दी है। पूर्व कप्तान मोहम्मद हफीज को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का टीम निदेशक नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान के विश्व कप की लीग चरण से बाहर होने के बाद हफीज को अब टीम को नया स्वरूप देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जापान मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत की चुनौती समाप्त हुई। भारत के HS प्रणॉय दूसरे दौर के संघर्षपूर्ण मुकाबले में चीनी ताइपे के चाओ टिएन चेन से हारकर हुए बाहर। और अब वक्त है एंटरटेनमेंट और ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ी खबरें देखने का फटाफट अंदाज में। बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने वेब सीरीज द फ्रीलांसर द कंक्लूजन से OTT पर डेब्यू किया है। इस सीरीज के 4 सीजन 1 सितंबर को रिलीज हो चुके हैं। सीरीज के बाकी एपिसोड 15 दिसंबर को रिलीज किए जाएंगे। शाहरुख खान की फिल्म जवान के साथ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाले साउथ निर्देशक एटली कुमार अब रजनीकांत के साथ काम करना चाहते हैं। हाल ही में एक साक्षात्कार में उन्होंने ये खुलासा किया। अभिनेत्री काजोल की डीप फेक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियो में ये साफ पता चल रहा है कि इस वीडियो में काजोल के चेहरे का गलत इस्तेमाल किया गया। इसमें काजोल का चेहरा मॉर्फ कर इस्तेमाल किया गया है। हाल ही में द मार्वल्स मूवी रिलीज की गई, जिसे बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रिस्पांस मिल रहा है। अब मेकर्स ने मार्वल कॉमिक्स पर आधारित एक और अमेरिकन सुपर हीरो मूवी मैडम वेब का ट्रेलर जारी किया है। ये फिल्म अगले साल रिलीज होने के लिए तैयार है। भोजपुरी सिनेमा के अभिनेता प्रदीप पांडे चिंटू और इंडस्ट्री की सुपरस्टार आम्रपाली दुबे की बहुचर्चित फिल्म विवाद 3 20 नवंबर को पूरे बिहार यूपी में रिलीज होगी। वहीं 24 नवंबर को यह फिल्म संपूर्ण भारत में रिलीज की जाएगी। नाना पाटेकर द्वारा सेल्फी लेने आए एक किशोर की पिटाई मामले में अभिनेता ने माफी मांगी है। हालांकि यह कथित कृत्य उनकी आगामी फिल्म जर्नी के सीक्वेंस का हिस्सा था। वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी। फिल्म डायरेक्टर जोया अख्तर निर्देशित दाची 7 दिसंबर को रिलीज होगी। इस फिल्म में शाहरुख खान की बिटिया सुहाना खान, श्रीदेवी की छोटी बेटी खुशी कपूर और अगस्त्य नंदा अपने बॉलीवुड का डेब्यू करने वाले हैं।
एक्ट्रेस नेहा जोशी को नए शो अटल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मां कृष्णा देवी वाजपेयी का किरदार निभाने के लिए चुना गया है। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के बैकड्रॉप पर आधारित यह शो अटल बिहारी वाजपेयी के बचपन की जटिलताओं को उजागर करेगा। और अब बात आपकी सेहत से जुड़ी हुई। आज विश्व सर्वाइकल कैंसर दिवस है। इसका उद्देश्य है गर्भाशय के मुख या ग्रीवा के कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाना। कैसे सर्वाइकल कैंसर की जल्द पहचान हो सकती है, क्या है इसके लक्षण और कैसे इससे बचा जा सकता है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। महिलाओं में प्रजनन अंगों के कैंसर के मामले काफी बढ़ रहे हैं। उन्हीं में से एक है बच्चेदानी के मुख का कैंसर यानी सर्वाइकल कैंसर। गर्भाशय के मुख या ग्रीवा का कैंसर यानी कैंसर सर्विक्स महिलाओं में होने वाला एक आम कैंसर है। लगभग 70% मामलों में इसका कारण HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का संक्रमण होता है। सर्वाइकल कैंसर हमारे देश की महिलाओं में दूसरा प्रमुख कैंसर है। पहले नंबर पर ब्रेस्ट कैंसर या स्तन कैंसर आता है और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में अभी भी सर्वाइकल कैंसर नंबर 1 पर है। संभोग के बाद या सेक्स के बाद ब्लीडिंग होना, माहवारी बंद होने के या मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग होना, या असमय कभी भी 2 माहवारियों के बीच में ब्लीडिंग होना, या कभी कभी एक्सेसिव डिस्चार्ज, वेजाइनल डिस्चार्ज जो कि नॉर्मल होता है, वो कभी कभी ज़्यादा और खून मिला या बदबूदार हो सकता है। अगर इनमें से कोई भी लक्षण हो तो ज़रूरी है कि अपने पास के स्त्री रोग विशेषज्ञ से तुरंत मिले। अगर किसी महिला में सर्वाइकल कैंसर हो जाए तो जल्द इलाज करवाना चाहिए। ऐसा तभी हो सकता है जब महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें, जिससे कैंसर के लक्षणों की पहचान प्रारंभिक अवस्था में हो सके। एक बायोप्सी छोटी सी लेकर और उससे डायग्नोसिस हो जाती है कि सर्वाइकल कैंसर है या नहीं है। अर्ली स्टेजेस में इसका इलाज सर्जरी द्वारा किया जा सकता है और लेट स्टेजेस में इसका इलाज रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी से होता है। HPV वैक्सीन जो अब हमारे देश में भी बनने लगी है, इसे हम 9 से 14 वर्ष की आयु तक दे सकते हैं। 20 वर्ष की आयु से पहले 1 डोज और 20 वर्ष के बाद 2 डोजेस 6 महीने के अंतराल पर दी जाती हैं। दूसरा उपाय है कि महिलाएं समय समय पर अपनी जांच करवाएं। उसमें सर्विक्स की जांच होती है जिसको पैप्समियर और HPV टेस्ट करते हैं। ये OPD में बहुत सरल जांच है। इस जांच से हम कैंसर से पहले प्री कैंसर स्टेज पे डायग्नोसिस कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिससे कि कैंसर की संभावना ही खत्म हो जाती है। कैंसर सर्विक्स के लिए महिला को समय समय पर जांच करवानी चाहिए। इसके लक्षणों के प्रति सतर्क रहें, जिससे सर्वाइकल कैंसर की पहचान प्रारंभिक अवस्था में हो और पूर्ण इलाज संभव हो सके। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की। तो मौसम की बात करें तो तमिलनाडु, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल के साथ साथ असम में भारी से अति भारी वर्षा का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं बात की जाए केरला की, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ पर बिजली कड़कने के साथ तेज़ हवाएं चलने का अनुमान है। बात की जाए जम्मू कश्मीर, शिमला, कुल्लू मनाली, तो यहाँ पर बर्फबारी का अंदेशा भी मौसम विभाग द्वारा जताया गया है। और आइए अब देखते हैं तमाम राज्यों का तापमान अधिकतम और न्यूनतम क्या है।
और नया सवेरा में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं दुबई एयर शो 2023 की कुछ झलकियां। आप इनका आनंद लीजिए और मुस्कुराते रहिए, सशक्त रहिए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।